प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में चिंताजनक बेरोजगारी की चुनौती का जिक्र आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से कर रहे हैं। आज क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले कुछ सवाल भी आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमने रखे थे और हम आपसे लगातार कह रहे थे कि ये जो एक तस्वीर है, ये जो एक प्रेजेंट सिनेरियो है, ये पूरे विश्व समुदाय के लिए एक चैलेंजिंग एक कहीं चुनौती का सबब जो है वो बनता जा रहा है। सेम एज विद इंडिया ऑल्सो। और एक रिपोर्ट का जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं CMIE की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और उसने जो हाल ही के आंकड़े पेश किए हैं, क्या वाकई जो एक वास्तविकता है वो इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है? आज हम इसे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट एंड एजुकेटर प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार। नमस्कार सर। विनोद जी, आज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जिक्र किया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जिक्र किया जा रहा है, जो अपने सबसे कहें 6.57% इसका जो रेट है बताया गया है, विच इज वेरी लोवेस्ट सिंस मार्च 2021। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगारी भारत के संदर्भ में जब हम बात करें, हालांकि पैंडेमिक के थ्रू आउट हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व समुदाय के लिए ही बेरोजगारी जो है वो चिंता का सबब ऑलरेडी बना हुआ है। भारत के संदर्भ में जब ये बात आती है तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं, बहुत पहले की भी है। आज तमाम चीजें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन चीजें वैसी की वैसी ही हैं। समझने की आज कोशिश ये की जा रही है कि देश की जो बेरोजगारी दर है वो 6 महीने की सबसे उच्चतम दर पर है। क्या वाकई वास्तविकता जो है, जो रियलिटी है, वो इन फिगर से बहुत ज्यादा है? सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, उसके बाद हम रिपोर्ट का जिक्र भी करेंगे। जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप मीडिया में एक अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर चैनल में देखता हूं कि वो धर्म जात के मामले पे बहस करके या इधर उधर की फोटोएं दिखा के अपना टाइम पास कर रहे हैं। आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है जो हमारे देश के युवाओं के लिए खासकर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है वो बहुत ही गहरा है और उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनको काट के साफ करना बड़ा मुश्किल काम है। और इसी रिपोर्ट को अंदर आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 6.6 टाइटल में लिखा गया है, लेकिन अंदर आप देखेंगे तो 37.6% तक अनएम्प्लॉयमेंट है। आप डिफरेंट सेक्टर को जब एनालाइज करना चालू करते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, और जो बाकी जॉब्स हैं व्हाइट कॉलर जॉब, उनका एनालिसिस करना चालू करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि तकरीबन 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। या एक और कैटेगरी है अनएम्प्लॉयमेंट के बाद में, जिसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, जैसे सपोज मैं पढ़ा सकता हूँ बच्चों को, प्रोफेसर बन सकता हूँ, लेकिन मैं किसी कलर की पोस्ट पे बैठा हूँ और वो भी डेली वेज पे 10-12 हजार की नौकरी कर रहा हूँ, तो ये अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि उनको असली अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, इसलिए वो सस्टेन करने के लिए कहीं और बैठे होते हैं। तो मसला ये है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, इसके साथ साथ में आपको सामाजिक सिचुएशन अगर देखना चालू करेंगे तो ये स्थिति ज्यादा क्लियर होती नजर आएगी। अभी जो फिलहाल सिचुएशन है, हम देखते हैं रूस यूक्रेन संकट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी, महंगाई के बाद बेरोजगारी झटके पर झटका दे रही है, ऊपर से ये रिपोर्ट। प्रोफेसर साहब, आलम आज ये है कि बेरोजगारी दर फरवरी में बढ़कर 6 महीने की उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अनएम्प्लॉयमेंट आज हम देखते हैं कि जब रूरल एरियाज में महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, काम की कमी की वजह से बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये क्या संकेत दे रही है आने वाले वक्त के लिए? देखिए, जो इकोनॉमिक मॉडल हमने अडॉप्ट किया है, जो कैपिटलिज्म का मॉडल है, उसका एक इनबिल्ट खामी ये है कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं दे सकता है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो एक टाइम पे जाके सैचुरेशन पे आ जाता है कि इससे ज्यादा ग्रोथ मैं नहीं दे सकता, फिर आपको डिस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे अभी यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, हथियार बेचने के लिए हो रही है, अगर सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो ये। इसके अलावा जो और भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, शेयर मार्केट क्रैश करवा दिया जाएगा, बड़े बड़े घोटाले हो जाएंगे और ऐसे लगेगा कि दुनिया तबाह होगी। उसके बाद में जब मार्केट नीचे आ जाता है तो फिर धीरे धीरे उसको इंप्रूव करना चालू करता है। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल है, इसके इनबिल्ट खामियां यही है कि एक अनलिमिटेड ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कहीं पे हो नहीं सकती है, इसलिए एक बार क्रैश करवाते हैं मार्केट को
और फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करवाते हैं। और पूरी दुनिया में जो ये मॉडल चल रहा है, इसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को होती है। वास्तव में ये मॉडल मुट्ठी भर कैपिटलिस्ट के लिए है। अगर आप ये कोरोना में आई एक रिपोर्ट है ऑक्सफाम की, वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो मुट्ठी भर अमीर लोग हैं इंडिया के, उनकी संपत्ति दिन रात दोगुनी चौगुनी होती जा रही है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है वो गरीब होती जा रही है। यही हाल बाकी देशों का भी है। इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक मॉडल है उसकी खामी है और उसको हम सुधारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें मुट्ठी भर कॉर्पोरेट, ब्यूरोक्रेट और जो पॉलिटिशियन है, टॉप पॉलिटिशियंस हैं, उनको कोई नुकसान नहीं है। आम जनता मरे तो उनका कुछ जाता नहीं है। मैं थोड़ा सा अगर यदि पीछे जाऊं, हालांकि ये खबर आई थी, इसको हमने काफी हाईलाइट भी किया था अपने तमाम प्रोग्राम्स के माध्यम से, अपने बुलेटिन्स के माध्यम से। हमने तब देखा था कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आपके संज्ञान में शायद ये चीज होगी, जब कुछ स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया था। किसको लेकर? RRB को लेकर, जो रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी श्रेणियों की परीक्षा में शामिल हुए थे। हमने देखा था उस वक्त कि इस परीक्षा से भी 35,000 रिक्त पदों को उस वक्त भरना था, जिसके लिए 1.25 करोड़ जो है एप्लीकेटर्स ने उस वक्त आवेदन किया। हालांकि मामले की जांच के लिए एक समिति भी गठित गठित की गई थी और RRB के फैसले से परीक्षार्थियों की नाराजगी कुछ समय के लिए उस वक्त शांत भी हो गई थी। हालांकि इससे पहले काफी होहल्ला हुआ था, काफी हिंसा वाली खबरें भी आई थी, काफी प्रोटेस्ट भी काफी दिनों तक किया गया था। लेकिन इससे भारत में कमाई और रोजगार की बड़ी समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। ये हमेशा से सिर्फ आश्वासन ही क्यों दे दिया जाता है? देखिए, पिछली कुछ गवर्नमेंट्स, वो चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, कांग्रेस गवर्नमेंट थोड़ा प्रयास करती हुई नजर आती थी। ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। इन्होंने एक सिस्टम बना लिया है कि हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम रोजगार के लिए गंभीर हैं, हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में ये करता उल्टे हैं। जैसे एक तो एजुकेशन सिस्टम को धीरे धीरे बर्बाद किया जा रहा है और उसको बर्बाद करके फिर ये घोषित किया जाएगा कि सरकारी एजुकेशन सिस्टम काम का नहीं है। रिसेंट एग्जांपल यूक्रेन से ले लीजिए। यूक्रेन में 30 लाख रुपए में आप MBBS की डिग्री लेके आ सकते हैं, लेकिन वही डिग्री अगर आपको इंडिया में लेनी है तो 2 करोड़ रुपए की मिलेगी। तो ये क्या हो रहा है कि एक अलग तरीके का लूट का सिस्टम बना दिया गया, एक बाजार बनाने की कोशिश हो रही है कि सरकारी इंस्टीट्यूशन को कमजोर करो, उनमें सीटें बढ़ाना बंद करो और उनमें टीचर रखने बंद करो, और धीरे धीरे वो बर्बाद हो जाएंगे। फिर हमारे स्टूडेंट विदेशों में जाएंगे, अरबों करोड़ रुपया वो जाके माइग्रेट होके विदेशों में देते हैं। ये पैसा यहाँ पे भी रह सकता था, वो यहाँ पे भी दे सकते थे अगर हम जायज फीस में उनको डिग्री करवाते। मैं मेरे डिपार्टमेंट का एग्जांपल देता हूं। जब हमारे पास में 35 स्टूडेंट होते थे तो हमारे पास 18 टीचर थे। अभी स्टूडेंट बढ़ के हमारे पर क्लास का बात कर रहा हूं, 70 से लेके 90 स्टूडेंट हो गए हैं और टीचर बचे हैं 4-5। तो आप देख सकते हैं कि रेशियो अलग अलग तरीके से खराब किया जा रहा है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को। और इसका एक और साथ में इश्यू है कि जो हमारे ग्रेजुएट निकल रहे हैं उनकी क्वालिटी इतनी पुअर है कि 70% को आप जॉब देने लायक ही नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझेंगे? अगेन वही फैकल्टी नहीं है और हमारे देश में 11 से 12 लाख टीचर की कमी है। वो टीचर्स का जॉब क्यों नहीं फिलअप किया जा रहा है? सरकारी स्कूलों में आप जाके हाल देखेंगे, एक ही टीचर है, वही मैथ साइंस सब कुछ पढ़ा रहा है और वही मिड डे मील बनवा रहा है, वही सारे काम कर रहा है, वही जनगणना के डेटा लेके आ रहा है, वही पशु गणना के डेटा लेके आ रहा है। तो टीचर्स को इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है कि बहुत ही पुअर क्वालिटी के स्टूडेंट निकल के सामने आ रहे हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट एक सिस्टमेटिक तरीके से जनरेट किया जा रहा है। इसके अलावा एक और सिस्टम है कि बच्चों से फॉर्म ले लिए जाते हैं कि ये इस जॉब के, जैसे आप रेलवे का जिक्र कर रही थी कि इसमें आप अप्लाई कीजिए, हम जॉब को फिलअप करेंगे। उसके बाद किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिया जाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बाद में फिर अगला एग्जाम होने में 1-2 साल और लगा देते हैं, रिजल्ट आने में लगा देते हैं, बीच में कोर्ट केस कर देते हैं और ये एक ऐसा नाटक रचा जाता है कि जॉब उनको देना ही नहीं है, उनको घुमा फिरा के इस तरीके के चंगुल में डाल देना है कि वो घूमते रहें, ओवरेज हो जाएं और उसके बाद अपना किसी दूसरे काम धंधे में चले जाएं। तो जो सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट्स, ये किसी एक गवर्नमेंट का बात नहीं है, बीजेपी, कांग्रेस और बाकी सारी पार्टियां लगभग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो वो
युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही हैं और असल में वो हमारे देश को कमजोर कर रही हैं, क्योंकि अगर युवाओं को जॉब नहीं मिलेगी तो इकोनॉमी नहीं चलेगी, वो खरीदेंगे नहीं, उनकी परचेजिंग पावर नहीं होगी और धीरे धीरे देश की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी और ये सिस्टम कोलैप्स करना चालू कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्राइम भी बढ़ेगा। क्या ये जो आंकड़े प्रदर्शित अभी ये शो किए गए हैं, अभी बताए गए हैं, ये आंकड़े आने वाले वक्त के लिए एक बुरा संकेत देते हैं, लेकिन उससे भी बुरे संकेत हमें तब दिखाई देते हैं आने वाले वक्त के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली यंगस्टर्स के लिए, जब हम देखते हैं कि सुसाइड के जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं इसी चिंता की वजह से कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली फिर ये सवाल तो जायज है कि रोजगार की अवसर पैदा करने की जो बात है सरकारें करती हैं, हालांकि हम कहें कि पहले तो बहुत संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, बहुत पहले, लेकिन फिर भी समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। आज तो संसाधन भी आपके पास मौजूद हैं, व्याप्त हैं, अनंत संभावनाएं हैं इसकी, लेकिन फिर भी ये बेरोजगारी की समस्या जो है वो जस की तस है, ये बल्कि बढ़ती जा रही है। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। देश में बढ़ती बेरोजगारी की चिंता, हाईएस्ट लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, आप सभी को अच्छे से पता है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 41 में सभी को नौकरी देने के अधिकार की बात कही गई थी। हालांकि जो आंकड़े हर साल आते हैं, महीने दर आते हैं, वो आंकड़े जो कहते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? क्या फिर हम ये समझें कि आज ये जो आंकड़ा हमें बता रहा है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एक अधिकार है, रोजगार देने का जो अधिकार है, वो किसी भी सरकार ने उसका पालन ढंग से किया ही नहीं है। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि न्यू लिबरल के इस दौर में रोजगार देना तो दूर, छीनने का काम जो है वो शायद ज्यादा हो रहा है। प्रोफेसर साहब, क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है। अगर हमारे देश में जिस कदर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, सरकार की संपत्तियां बेची जा रही हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपने देखा होगा बीएसएनएल को सिस्टेमेटिक तरीके से बर्बाद किया गया ताकि प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। इस तरीके से एक सरकार ने नहीं किया है। अगर आप सोचें कि ये केवल बीजेपी का मसला है, नहीं, सारी सरकारें चंदा लेती हैं बहुत बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट से, और उसके वजह से कर रही हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा कि एयर इंडिया को बेचने की कवायद कितने सालों से चल रही है। ऐसा क्या जादू है प्राइवेट सेक्टर के पास कि उनके पास जाते ही वो प्रॉफिट में आ जाती हैं? तो मसला ये है कि ये सिस्टेमेटिक तरीके से बर्बाद करते हैं, फिर उसको घोषित करते हैं कि ये काम का नहीं है, और उसके बाद में उसको बेचने की कोशिश करते हैं। इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। एक तो हमारा एजुकेशन सेक्टर को इतना सिस्टेमेटिक तरीके से बर्बाद किया गया है कि हमारे लाखों स्टूडेंट अरबों डॉलर लेके विदेश में जाते हैं हर साल, और उससे हमारी इंडियन इकोनॉमी ड्रेन होती है। वही रोजगार यहाँ पे भी मिल सकते थे, वही टीचर यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, वही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी हम अच्छा यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। और जितने भी हमारे बड़े नेतागण हैं या अमीर लोग हैं, वो सारे अपने बच्चों को विदेश बेच रहे हैं। अभी मिडिल क्लास में ये चलन बहुत तेजी से हो गया है, और वो अपनी जमीनें बेच के उनको विदेश भेज रहा है। एक मसला है एजुकेशन, अपना एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में हमारी सरकार और हमारी कंपनियां विदेशों में जाके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रही हैं, तिलहन और दलहन की। अफ्रीका में जा रही हैं और भी ब्राजील में जा रही हैं, कई देशों में जाके। तो वही काम हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है? अगर हमारे देश में होगा तो रोजगार भी मिलेगा, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। हमारे किसान जो मोनोक्रॉपिंग पे गेहूं और धान का एमएसपी देके उनको बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया गया है, वो भी सुधर जाएगा। उनको प्रोटेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि ये किसी गहरी साजिश के तहत ये सारा खेल रचा जा रहा है, अनएम्प्लॉयड किया जा रहा है। और ये कोरोना का आप सिस्टम देखेंगे, जब कोरोना आया था और गया है, इसके बीच में जो कुछ हुआ, साजिश क्यों कहें, या फिर हम ये कहें कि सरकारी जो नीतियां उतनी ज्यादा प्रबल नहीं है, उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, हम इसे साजिश क्यों करार दे रहे हैं? मैं ये समझना चाहूंगी। साजिश इसलिए करार दे रहे हैं कि सब कुछ दिख रहा है कि आप जो पॉलिसी बना रहे हैं उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। उसके बावजूद गलत दिशा में अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब है आपको इन्फ्लुएंस किया गया है किसी भी तरीके से, या तो विदेशों में बैठे किसी ने किया हो, या देश के कॉर्पोरेट ने किया हो, या किसी आपके जो पॉलिसी मेकर हैं वो इतने मंदबुद्धि हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। जब एक आम आदमी को दिख रहा है कि आप गलत कर रहे हैं और उसको ही कंटिन्यू किए जा रहे हैं। जैसे आप नौकरी देने का जो सिस्टम है वो ठेकेदार के प्रथा
प्रथा के अंदर जा रहा है। सी और डी ग्रुप की भर्तियां खत्म करने की कोशिश की जा रहा है, सारी पोस्ट खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसके पीछे रीजन ये है कि रिजर्वेशन ना देना पड़े। अगर नौकरी नहीं रहेगी तो रिजर्वेशन भी नहीं होगा, और इससे वो कुछ लोगों की मानसिकता बहुत ही जातिवादी है, सामंतवादी है। उनको लग रहा है कि इससे जो हम गरीब तबके के लोग थे वो आगे आने की कोशिश में थे, उनको हम यहाँ से हटा देंगे। उनको ये नहीं पता कि देश की 50% या 80% जनसंख्या को अगर आप कमजोर रखेंगे तो उसके नतीजे भयंकर होंगे। इसी तरीके से महिलाओं को बहुत अच्छे तरीके से आगे नहीं आने दिया गया है, या फिर या कहें कि उसका माहौल नहीं क्रिएट किया गया जिसकी वजह से महिलाएं आगे नहीं आ पा रही हैं। तो अगर 50% आजादी अपनी आबादी अगर इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर होगी तो उसके नतीजे क्या होंगे। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर क्योंकि आपने इन बिटवीन शिक्षा की यहाँ पर बात की थी, शिक्षा प्रणाली, हालांकि इसको लेकर भी पॉलिसीज काफी, एनईपी का अगर हम जिक्र करें यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी अभी हाल ही में कुछ बदलाव किए गए थे। जो एक्सपीरियंस आप भी खुद शेयर आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम के जरिए की हैं, इनफैक्ट हम भी अपने सामाजिक ताने बाने में देखते हैं, हम आसपास देखते हैं कि क्या है रोजगार की स्थिति, क्या है बेरोजगार जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं, वो सब हम भी एक्सपीरियंस करते हैं अपनी रियल लाइफ में। वो सब हमें आज ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि हमारी ये जो शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ और सिर्फ डिग्रियों तक ही सीमित रह गई है। देखिए, ये डिग्रियों तक सीमित किया गया है क्योंकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं वो यूनिवर्सिटियों में मैं देख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी सिस्टम में मैं हूँ, और कॉलेज में, स्कूलों में मेरा रेगुलर इंटरेक्शन रहता है टीचर्स से और बाकी लोगों से। तो क्या हो रहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से जो सरकारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें टीचर्स को नहीं भर्ती किया जा रहा है। जैसे 11-12 लाख टीचर मैं बता रहा था कि स्कूलों में नहीं है, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। बराबर में प्राइवेट दुकान खुलेगी और वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी और उसमें ज्यादा स्टूडेंट जाएंगे। अभी दिल्ली में आपने देखा कि एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने थोड़ा सुधार किया तो लोग प्राइवेट स्कूल से सरकारी में आना चालू हो गए। और जो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, अगर आप उसको गहराई से स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये प्राइवेटाइजेशन का एक नया सिस्टम लागू करने की कोशिश हो रही है। और इसके प्राइवेटाइजेशन के पीछे क्या होगा कि फीस बढ़ा दी जाएगी और फिर स्टूडेंट को मजबूर कर दिया जाएगा लोन लेने के लिए कि आप लोन लेके पढ़ाई कीजिए। और लोन अपने आप में गुलामी की एक प्रथा है। जब लोन ले लिया तो सारी उम्र आप बंद गए कि आप जल्दी से जल्दी इस लोन को रिपे करना है। और अमेरिका का अगर एक्सपीरियंस देखें, उन्होंने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसी पॉलिसी रखी और उसकी वजह से उनके जो मोर देन 50% लोग हैं वो या तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जाना नहीं चाहते हैं, अगर जा रहे हैं लोन लेके तो उनका जो जिंदगी के 15-20 साल हैं, 30 साल हैं, वो लोन को रिपे करने में चले जाते हैं। तो ये एक नई गुलामी की प्रथा है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। प्रोफेसर साहब, लेट्स कम बैक टू बजट। बेरोजगार से निपटना सरकार के लिए डेफिनेटली एक बड़ी चुनौती भी है, और उससे ज्यादा बड़ी चुनौती जो है मेरे ख्याल से उन यंगस्टर्स के लिए है जो रोजगार पाना चाहते हैं। सो इस चुनौती से निपटने के लिए अभी हाल ही हमने देखा कि बजट में भी 60 लाख से ज्यादा नौकरियों के सृजन की बात सरकार ने कही है, लेकिन ये रोजगार आएंगे कैसे? नौकरियां देने की योजना आखिर कितनी असरदार होगी? अब हम देखते हैं कि कई सारी जो चीजों का शिलान्यास अभी किया गया, सरकार कहती है कि ये जो चीजों का इनॉग्रेशन अभी किया गया, इसी के माध्यम से रोजगार पैदा होंगे। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात की कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ही बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया जाएगा तो इसी से ही रोजगार जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, बजट एंड देन एग्रीकल्चर ऑल्सो? जी देखिए, मेरे दादाजी की बात याद आ रही है। उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे, गांधी जी के साथ में भी थोड़ा काम किया उन्होंने और एग्रीकल्चर में वो सदा रहे। तो वो शिलान्यास को बोलते थे कि शित्यानाश हो रहा है। शित्यानाश मतलब डिस्ट्रॉय करने का एक नया सिस्टम है। शिलान्यास करके क्या करते हैं कि ये बताएंगे कि हम एग्रीकल्चर में, सपोज एग्जाम्पल लें कि हम हजारों करोड़ रुपया या इतना करोड़ रुपया एग्रीकल्चर को एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो यूरिया या डीएपी की पीछे, डीएपी का लाइव एग्जांपल है, डीएपी का कीमत 1200 से 2400 रुपए सीधा कर दिया। किसानों ने प्रोटेस्ट किया तो बोला कि हम जो बाकी 1200 रुपए ही रेट रखेंगे, लेकिन 1200 रुपए जो बढ़ाए है उसकी सब्सिडी उन कंपनियों को दे देंगे जो ये डीएपी बना रहे हैं। असल में जो बजट किसान के नाम पे एलोकेट किया जा रहा है वो कॉर्पोरेट कंपनियों को जा रहा है और कॉर्पोरेट कंपनियों को ये फायदा पहुंचा रहा है।
जबकि किसानों को बड़े लेवल पे जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अगर किसानों की असल में इनको हेल्प करनी है तो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दीजिए, उनको सब्सिडीज की जरूरत नहीं है, उनको बेकार की योजनाओं की जरूरत नहीं है। लेकिन जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो अगर आपके बिटवीन द लाइन आप स्टडी करना चालू करेंगे तो आपको सीधा सीधा पता लगेगा कि ये फलाना कंपनी के लिए है, ये ढिमकाना कंपनी के लिए है। तो जो बजट आने वाला है या बजट की जो प्लानिंग हो रही है उसमें अच्छी बात है कि वो रोजगार को लेके सीरियस है और देना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आधारभूत ढांचा जो खत्म किया जा रहा है, जैसे मैं बात कर रहा था कि जो नौकरियों के लिए एग्जाम लेने का सिस्टम था, पेपर चेक करने का, रिजल्ट बनाने का और एक टाइम लिमिट में कि 6 महीने में ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा या कितने दिन में, वो सारा खत्म हो चुका है लगभग। अभी एक नौकरी के फॉर्म निकलते हैं, सरकार जब चालू होगी तब, और जब उसके 5 साल गुजर जाते हैं तब तक हंगामा रहता है कि इसके अभी जी कोर्ट में केस चला गया, अभी रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया। ये सारी चीजें एक सिस्टमेटिक तरीके से मुझे लग रहा है कि करवाई जाती हैं, क्योंकि अगर वो सीरियस होते तो इतना आसान नहीं है पेपर लीक हो जाए। अभी राजस्थान में हुआ, वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट जहां पे है, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला आपने सुना होगा, इतना बड़ा घोटाला है कि लाखों लोगों की जिंदगियां खराब कर दिया। तो ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है, ऐसा नहीं है कि कोई दूध का दूल्हा है इसमें। तो बजट में अगर वो प्रावधान कर रहे हैं रोजगार देने का, तो वो असल में रोजगार देने की बात होनी चाहिए। जैसे कंपनियों को जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, उनको तो वो बोलते हैं टैक्स रिबेट है जी, इनको तो हम रोजगार देने के लिए कर रहे हैं, कुछ ऐसा। लेकिन किसानों को सब्सिडी देने की बात आती है तो बोल रहे हैं ये खैरात बांट रहे हैं हम किसानों को। तो असल में क्या हो रहा है कि एक लैंग्वेज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया जा रहा है कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं और हमारे जो कॉर्पोरेट भाई हैं वो आपको नौकरी देने वाले हैं, जबकि पता लगता है कि वो पैसे लेके और विदेश में भाग जाते हैं। विदेश में उनका कोई दूसरा भाई बैठा होता है जो टैक्स हेवन कंट्रीज में होता है, और वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत इंडिया में वही घोटाले से ले जाया गया पैसा वापस लेके आता है, थोड़ा पार्टी फंड में वो डाल देते हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी को अपने चंदे का हिसाब देने का कोई कानून नहीं बचा है यहाँ पे। तो सारी पार्टियां इसमें बराबर की हिस्सेदार हैं। वो चाहती हैं कि हम घोटाला करें लीगल तरीके से, हमसे कोई ना पूछे, हम आरटीआई के अंडर ना आए, और जो एफडीआई के थ्रू जो इंडियन इकोनॉमी को ड्रेन करके विदेश में भेजा गया, वो यहाँ पे एफडीआई के थ्रू लाके इन्वेस्टमेंट करके एक नंबर में पैसा बनाया जाए। तो ये एक बहुत ही गजब का सिस्टम बना लिया गया है, जिसको अगर हमने ब्रेक नहीं किया, आम जनता ने समझा नहीं और इस पे सवाल जवाब करना चालू नहीं किया, और मीडिया का इसमें सबसे बड़ा रोल है। अब जैसे चैनल जो ढंग की बात कर रहे हैं वो बहुत गिनती चुनती के बचे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई तो सौरभ की सीडी लगा के बैठा है, कोई नोट में चिप ढूंढ रहा है, कोई भूत की कथाएं दिखा रहा है। तो मीडिया का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो असली सवाल पूछे और जनता को बताए कि असली सवाल है क्या और उनको किस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछना चाहिए। अभी पंजाब में इलेक्शन हो रहा था, उसमें आप देखेंगे आम आदमी पार्टी जो अपने आप को सबसे ज्यादा दूध का धुला बोल रही है, उसने सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स को टिकट दिया है। ये तमाम चीजें देखकर प्रोफेसर साहब मैं इतना जरूर कहूंगी कि बेरोजगारी की जो समस्या है ना, ये सिर्फ नौकरी के संकट तक सीमित नहीं है। ये क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि तमाम जो परिस्थितियां भी फिलहाल बनी हुई, जिसका जिक्र आपने भी किया, हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, सामाजिक ताने बाने में वो चीजें देखते हैं, वो सब चीजें जो है वो हमें बताती हैं कि जी हाँ, बेरोजगारी की समस्या आज सिर्फ एक नौकरी का संकट बिल्कुल भी नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा है। उसको ब्रेकआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है।